और साइटोप्लाज्म के गिर्द सेल मेम्ब्रेन मौजूद होगी और उसके बाहर एक थिन मेम्ब्रेन या थिक मेम्ब्रेन मौजूद होती है जिसको जोना पेलिसिडा, और मल्टी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इसके आउटर साइड पे होता है जिसको नाम दिया जाता है कोरोना रेडिएटा। तो दीज आर द मेम्ब्रेन्स ऑफ द एग सेल। तो ये एक जनरल कंपैरिजन था एग सेल और स्पर्म सेल के बारे में जो कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से प्रोड्यूस होते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है, जिसमें हम ये देखेंगे कि फीमेल के केस में जो एग की प्रोडक्शन के साथ साथ जो हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं या जो यूट्रस की वॉल है, जो यूट्राइन वॉल है, उसके अंदर कौन सी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं जो कि प्रेगनेंसी को अटेन करने के लिए या इम्प्लांटेशन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल या फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। सो नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे आज के सिलेबस का हिस्सा है दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम भी देते हैं। अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये बुनियादी तौर पर एक पीरियोडिक एक्टिविटी है जो कि 28 डेज में कंप्लीट होती है। तो अगर हम इसके डिफरेंट फीचर्स देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल द साइट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो एक्चुअली 2 साइट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट वन इज ओवरी जिसमें ओवेरियन साइकिल चल रहा होता है, और दूसरे नंबर पर यूट्रस जिसमें यूट्राइन साइकिल जो है वो चल रहा होता है। ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं और दोनों जो एरियाज हैं उन पे डिफरेंट स्टेजेस जो है वो इनकी काम कर रही होती है। सेकेंडली ऑनसेट और स्टॉपेज ऑफ दिस साइकिल, तो ऑनसेट ऑफ द रिप्रोडक्टिव साइकिल इज कॉल्ड एज मेनार्की। ये ऐसा प्रोसेस है जो कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जिस वक्त जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा और एग प्रोडक्शन जो है वो प्रोसीड होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन लास्ट स्टेज जो कि स्टॉपेज ऑफ दिस साइकिल कहलाती है दैट इज मेनोपॉज। मेनोपॉज वो टाइम ड्यूरेशन कहलाता है जिस वक्त फीमेल के केस में एग प्रोडक्शन जो है वो स्टॉप हो जाती है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली द एज ऑफ 45 ईयर्स। यानी कि फीमेल के केस में 45 ईयर्स की एज जब अटेन हो जाती है तो नॉर्मली इसके बाद एग प्रोडक्शन जो है वो स्टॉप हो जाती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये फिगर 100% फिक्स्ड हो, सम टाइम दैट इज अर्लियर प्रोसेस और मे बी सम ईयर्स लेटर देन द 45 ईयर्स। सो दैट इज कॉल्ड एज मेनोपॉज। पीरियोडिसिटी देखें तो जो एक आइडियल साइकिल है दैट इज 28 डेज, लेकिन ये साइकिल जो है इसमें वेरिएशन आ सकती है अमंग द डेज ड्यू टू द डिफरेंट फैक्टर्स सच एज नरिशमेंट, सच एज अनदर प्रोसेस लाइक स्ट्रेस और एनी अदर एनवायरमेंटल कंडीशन जो उसको डिस्टर्ब कर सकती है। और इसके अंदर वेरिएशन जो है वो तकरीबन 21 डेज टू 33 डेज तक जो है वो नॉर्मल कंसिडर की जाती है, लेकिन अगर इससे कम या ज्यादा हो तो अब नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। थर्ड पॉइंट देखिए तो दैट इज अबाउट द स्टेजेस। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको 4 बेसिक स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है, दैट इज फॉलिकुलर फेज जिसमें प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो डेवलप करेगा, सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी और ग्राफियन फॉलिकल, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आएगी जिसको कहा जाएगा ओव्यूलेशन। ये रिलीज ऑफ एग जो है फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल, इसको ओव्यूलेशन का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट वन विल बी ल्यूटियल फेज जो कि कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन है जिसमें जो है वो प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, और अल्टीमेटली मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन एक ब्लीडिंग का प्रोसेस होता है। तो अगर इस सारी स्टेजेस को देखें तो फर्स्ट स्टेज ऑफ द रिप्रोडक्टिव साइकिल इज एक्चुअली मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के बाद जो है वो फॉलिकुलर फेज आता है, देन ओव्यूलेशन या ओव्यूलेटरी फेज, और लास्ट पे जो है वो ल्यूटियल फेज कंसीडर किया जाता है। अब जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस नहीं होता, और लास्ट केस में जो है वो देखा जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में एग्जिस्ट नहीं करता, वो स्टार्ट होता है फॉलिकुलर फेज से, बिकॉज नो एनी थिकनेस और वास्कुलराइजेशन ऑफ द यूट्राइन वॉल अकर एट द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेनार्की। रेगुलेशन, हार्मोनल रेगुलेशन की बात करें तो 4 किस्म के हार्मोन मेनली इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको FSH कहते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहा होता है। सेकेंडली एस्ट्रोजन जो कि पर्टिकुलरली प्रोड्यूस हो रहा होता है फॉलिकुलर सेल से या ओवरी के अंदर मौजूदा प्राइमरी और सेकेंडरी या टर्शियरी फॉलिकल जो है वो इसको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है, और
प्रोजेस्टेरॉन जो कि प्रोड्यूस होता है कॉर्पस ल्यूटियम से और प्लेसेंटा से। तो इन तमाम हार्मोन्स को ये किस तरह से रेगुलेट करते हैं इस प्रोसेस को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, ये हम नेक्स्ट पॉइंट में डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा भी कुछ हार्मोन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि अगर प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश हो जाती है तो एक और हार्मोन HCG जिसको ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन कहते हैं, ये यूरिन में रिलीज होता है और इसको प्रेगनेंसी टेस्ट के तौर पर डिटेक्ट किया जाता है इन द यूरिन। तो ये हार्मोन भी प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो ये बुनियादी हार्मोन जो है रेगुलेट हो रहे होते हैं। अगर हम पीरियोडिसिटी के रेफरेंस से एक MCQ देखें तो इफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल इज नॉट कंप्लीटेड इन 28 डेज, जैसे मैंने कहा आइडियल केस जो है वो 28 डेज है, तो अगर कंप्लीट ना हो इट मींस फीमेल इज अल्फा मेलनरिश्ड, बीटा स्टेराइल, चार्ली फैटिग एंड डेल्टा हेल्दी। तो फीमेल क्या कंसिडर की जाएगी? फीमेल जो है अगर नॉर्मल 28 डेज से साइकिल डिस्टर्ब होता है तो इसका मतलब है कि फीमेल मेलनरिश्ड है या इमोशनली स्ट्रेस की कंडीशन में है या मेंटल फटीग है। यहां पे हमने कॉमनली फटीग का लफ्ज, थकावट का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो आमतौर पर मेंटल फटीग का लफ्ज जो है इस्तेमाल किया जाता है। सो इन गिवन ऑप्शन में से मोस्ट सुटेबल ऑप्शन मेलनरिश्ड होगा, जबकि स्टेराइल होने की वजह से तो रिप्रोडक्टिव साइकिल चल ही नहीं रहा, उसकी डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। फटीग, मेंटल फटीग अगर होता तो हम उसको कंसिडर करते, और हेल्दी कंडीशन में आमतौर पर ऐसा नहीं होता। इलनेस की वजह से, किसी डिजीज की वजह से ये कंडीशन जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, जिसमें इमोशनल स्ट्रेस भी एक मेन काज कंसिडर किया जाता है। अब जो बुनियादी पॉइंट है इसमें से दैट इज अबाउट द स्टेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जैसा कि मैंने कहा कि 4 फेजेस जो हैं वो कंसिडर किए जाते हैं एट ओवेरियन साइकिल और यूट्राइन साइकिल। तो इस प्रोसेस को डायग्रामेटिकली या टेबुलेटेड फॉर्म में देखने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि ये 2 बुनियादी एरियाज पे ये साइट पर हो रहा होता है। फर्स्ट वन एट द यूट्राइन वॉल एंड सेकंड इन द ओवरी। अब ये प्रोसेस जो है वो दोनों में साइमल्टेनियसली कंसीडर किया जाता है। जैसे हम अगर यूट्राइन वॉल पे देखें तो 28 डेज का साइकिल है, जिसमें फर्स्ट स्टेज जो है वो मेंस्ट्रुएशन कंसीडर की जाती है। ये मेंस्ट्रुएशन का जो प्रोसेस है ये तकरीबन 3 to 7 डेज तक का प्रोसेस होता है, यानी कि मिनिमम अगर ये ब्लीडिंग का प्रोसेस हो तो 3 डेज तक, और मैक्सिमम ब्लीडिंग जो है वो 7 डेज तक हो सकती है। ये ब्लीडिंग का प्रोसेस होता क्यों है? उसकी वजह यह है कि बुनियादी तौर पर जो यूट्राइन वॉल थिक हुई थी, उसकी थिकनेस में जो वास्कुलर सिस्टम या ब्लड वेसल जो है वो आई थी, दैट बिकम्स रप्चर्ड, और जैसे ही वो रप्चर होना शुरू होती है तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और यूट्राइन वॉल के सेल जो हैं वो एज अ सेल डेब्रिस रिमूव होना शुरू हो जाते हैं थ्रू द वेजाइना। सो दैट इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन। जैसे ही मेंस्ट्रुएशन एंड होती है तो एंड ऑफ द मेंस्ट्रुएशन विल लीड टू द स्टार्ट ऑफ द फॉलिकुलर फेज। अब क्या होगा कि जो फॉलिकुलर फेज है उसमें फॉलिकल्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इसी स्टेज को इन केस ऑफ द पर्टिकुलरली यूट्राइन साइकिल, यहां पे क्या होगा, अब जो प्रिपरेशन ऑफ द यूट्राइन वॉल होना शुरू हो जाती है, मतलब यूट्राइन वॉल की थिकनेस स्टार्ट हो जाती है। अब यहां पे इसको प्री ओव्यूलेटरी फेज का नाम भी दिया जाता है, और जैसे ही फॉलिकुलर फेज तकरीबन ये प्रोसेस जो है फॉलिकुलर फेज का 7th डे से 14th डे तक का प्रोसेस जो है वो कंसिडर किया जाता है। अप्रोक्सीमेटली ये 7 to 10 डेज का या मैक्सिमम 12 डेज तक ये प्रोसेस जो है वो चलता है और फॉलिकल की डेवलपमेंट होती है। अब फॉलिकल की डेवलपमेंट के बाद जो स्टेज आएगी दैट विल बी ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में रिलीज ऑफ एग होगी, जो कि इन केस ऑफ ओवेरियन साइकिल देखा जाएगा कि जो ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल से जब एग रिलीज होगा तो दैट फॉलिकल विल बी कंसिडर्ड एज रप्चर्ड फॉलिकल। ये ओव्यूलेशन का प्रोसेस जो है वो सडन होता है, शॉर्टर ड्यूरेशन का होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 14th डे जो है वो आइडियल कंसिडर किया जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। ये जो एग रिलीज होगा दैट विल लास्ट फॉर अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स। जो एग सेल है वो 24 आवर्स तक सर्वाइव करने की कैपेसिटी रखता है, और जैसे ही ओव्यूलेशन हो जाती है तो ओव्यूलेशन के बाद पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज या सेक्रेटरी फेज स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम ओवेरियन साइकिल में ल्यूटियल फेज का नाम देते हैं। तो यहां पे यूट्राइन साइकिल में जिसको सेक्रेटरी कहा जाएगा उसी को ल्यूटियल फेज का नाम दिया जाएगा ओवेरियन साइकिल में। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज है
उसके बाद ल्यूटियल फेज है या सिक्रीटरी फेज है, वो सेम टाइम ड्यूरेशन को ही नाम दिया जा रहा होता है। इन केस ऑफ यूट्राइन साइकिल इसको सिक्रीटरी इसलिए कहा जाता है बिकॉज in this phase there is the release of particularly hormones जो कि प्रोजेस्टेरोन कंसीडर किए जाते हैं, जबकि यहां पे ल्यूटियल इसलिए कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो ल्यूटिनाइजेशन का प्रोसेस हो चुका है, इसलिए इसको ल्यूटियल फेज का नाम दिया जाता है। ये सेक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज या जिसको हम पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं, दैट इज द लॉन्गेस्ट फेज, ये लॉन्गेस्ट फेज कंसीडर किया जाता है अमंग द प्रोसेस ऑफ द यूट्राइन वॉल या यूट्राइन साइकिल। इसके बाद जैसे ही इस साइकिल इस स्टेज के अंदर क्या हो रहा होता है, प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन हो रही होती है। जैसे ही अगर प्रेगनेंसी स्टैब्लिश हो जाए तो ये थिकनेस मेंटेन रहेगी और इंप्लांटेशन हो जाएगी और प्रेगनेंसी स्टैब्लिश हो जाएगी, जिसकी वजह से प्लेसेंटा बन जाएगा। और अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट करना शुरू कर देता है, और इस डिजेनरेशन की वजह से जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है तो अल्टीमेटली मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है, मतलब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब इसी प्रोसेस को अगर हम हार्मोनल इन्फ्लुएंस में देखें, जब हम यहां पे देख रहे हैं तो थिकनेस हो रही थी, थिकनेस मेंटेन हो रही थी, और उसके मुकाबले में अपर फेज में ओवेरियन साइकिल में हम जो है विद रेफरेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स की बात करते हैं। जैसे डेवलपिंग फॉलिकल जो है हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में 15 to 20 फॉलिकल्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं डेवलप करना, और उसमें से कोई एक जो है वो डेवलप करता है और बाकी डिजेनरेट कर जाता है, जिसको फॉलिकुलर एट्रेसिया का नाम दिया जाता है। जैसे ही एक डेवलप करता है वो सेकेंडरी बनता है, सेकेंडरी से मैच्योर या ग्राफियन फॉलिकल बनता है जिसको राइपनिंग फॉलिकल भी कहा जाता है, और फिर जैसे ही उससे एग रिलीज हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाती है, तो उसको फिर रप्चर्ड फॉलिकल का नाम भी दिया जाता है जो कि कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है। अगर प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस होता रहे तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहता है, बिकॉज प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन इज कॉर्पस ल्यूटियम। जबकि अगर प्रेगनेंसी स्टैब्लिश होगी तो सेकेंडरी सोर्स के तौर पर प्लेसेंटा जो है वो स्टैब्लिश होता है, जिससे प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि ड्यूरिंग द कंप्लीट पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी या गेस्टेशन देयर इज द कॉर्पस ल्यूटियम विल रिटेन प्रोड्यूसिंग द प्रोजेस्टेरोन, और उसके साथ साथ सेकेंडरी सोर्स में प्रोजेस्टेरोन को प्रोड्यूस कर रहा होगा प्लेसेंटा। अगर प्रेगनेंसी स्टैब्लिश नहीं होती तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डिजेनरेट करना शुरू कर देता है, एंड कॉर्पस ल्यूटियम की बजाय कॉर्पस एल्बिकैन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। अब इन तीनों स्ट्रक्चर्स को ओवरी के अंदर हम कलर की बेस पर भी जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल जो है वो रेडिश कलर में होता है। इसके साथ साथ कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, जबकि कॉर्पस एल्बिकैन जो है वो व्हाइटिश स्ट्रक्चर के तौर पर डिटेक्ट किया जाता है। अगर हम हार्मोनल रेगुलेशन की बात करें तो जैसे हमने कहा 4 मेन हार्मोन जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा होता है FSH। जैसे ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है तो फॉलिकल्स की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। तो जो फॉलिकल डेवलप कर रहे होते हैं, दीज फॉलिकल्स, वन ऑफ द फॉलिकल विच विल बिकम सेकेंडरी फॉलिकल विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द एस्ट्रोजन हार्मोन। जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल राइज हुआ तो ये दो काम करेगा, that will responsible to inhibit the FSH and to cause the surge of LH। अब जैसे ही LH का लेवल राइज हुआ तो एस्ट्रोजन का लेवल की वजह से LH बढ़ रहा था, LH की वजह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस हो जाएगा। ओव्यूलेशन के बाद अब प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा और एस्ट्रोजन का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। दैट प्रोजेस्टेरोन विल स्टार्ट प्रोड्यूस फ्रॉम द पर्टिकुलरली कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये चारों हार्मोन जो हैं उनका रिदम, कौन सा हार्मोन किसकी वजह से बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की सूरत में कंसीडर करते हैं कि जो FSH है वो पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है वो नेगेटिव फीडबैक दे रहा है फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ FSH, एंड पॉजिटिव दे रहा है LH के लिए। LH का लेवल जब सर्ज करेगा तो उसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन का लेवल राइज करना शुरू कर देगा और एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज करना शुरू कर देगा। तो ये वो हार्मोन्स हैं जो कि डिफरेंटली बैलेंस हो रहे होते हैं या रेगुलेट हो रहे होते हैं बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड एज वेल एज ओवेरियन स्ट्रक्चर या ओवरी के स्ट्रक्चर से ये प्रोड्यूस हो रहे होंगे। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर जो डिफरेंट हार्मोन्स हैं इनकी वजह से मैच्योरेशन ऑफ द फॉलिकल प्रोसीड हो रही होती है। दैट वाज अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल।
मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद जो दूसरा पॉइंट हमारा मेन लास्ट पॉइंट इस टॉपिक का रह गया है, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जिसमें एड्स, जेनिटल हर्पीज और उसके साथ साथ गोनोरिया, सिफिलिस जो है वो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो हैं ये बुनियादी तौर पर ऐसी डिजीजेस कंसिडर की जाती हैं जो कि मेनली थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट ट्रांसमिट होती हैं। इनकी ट्रांसमिशन के लिए इमोरल वैल्यूज और उसके साथ साथ अनहाइजेनिक कंडीशन जो है वो उनको एक्वायर करने से इनकी ट्रांसमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो मेन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, अप्रोक्सीमेटली 30 टाइप्स ऑफ वायरसेस, बैक्टीरिया या पैरासाइट्स अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के साथ लिंक्ड हैं या उनके कॉजेटिव एजेंट्स हैं। जो मेन डिजीजेस हम आज डिस्कस करेंगे उसमें फर्स्ट वन इज गोनोरिया। गोनोरिया जो है ये एक बैक्टीरिया की वजह से, जिसको हम नाम देते हैं निजेरिया गोनोरिया, दैट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बैक्टीरिया। इसको डिटरमिन करने के लिए कोई ब्लड टेस्ट नहीं किया जा सकता, नो ब्लड टेस्ट टू डायग्नोज। इसके सिम्टम्स में देखिए तो मेल के केस में पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, थिक ग्रीनिश येलो यूरेथ्रल डिस्चार्ज जो है वो इसका एक सिम्टम कंसीडर किया जाएगा जो कि ये डिटरमिन करेगा कि दैट इज द गोनोरिया। अगर जो बेबी है एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब वो बर्थ कैनाल से मूव कर रहा होता है तो उस वक्त अगर ये इससे कांटेक्ट करे तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, आई इन्फेक्शन हो सकती है और उसके साथ साथ ये इंटरनल बॉडी पार्ट्स में भी इसकी स्प्रेडिंग पॉसिबल है इस कॉजेटिव एजेंट की या निजेरिया गोनोरिया की, जिसकी वजह से गोनोरिया हो सकता है। जो इसकी ट्रांसमिशन है ये डायरेक्ट हो सकती है और थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट। इसकी ट्रीटमेंट देखें तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल किया जाता है, जनरली टेट्रासाइक्लिन एज वेल एज पेनिसिलिन। ये दो ऐसी एंटीबायोटिक है जिसको कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। गोनोरिया के अलावा एक और डिजीज जो कि हम डिस्कस करेंगे दैट इज सिफिलिस। सिफिलिस जो है ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है जो कि ट्रेपोनेमा पैलिडम एक स्पाइरोचीट है। ये जो सिफिलिस है इसको हम 3 बुनियादी स्टेजेस में जो है वो डिटरमिन करते हैं। सबसे पहले जो प्राइमरी स्टेज है उसमें अल्सरेशन या सोरनेस कंसिडर किया जाता है। सेकेंडरी स्टेज के अंदर जो है वो रैशेस कंसिडर किए जाते हैं और तीसरे नंबर पे जो टर्शरी स्टेज है जो कि डिवास्टेटिंग स्टेज कंसिडर की जाती है, इसमें कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस और इफेक्ट इन द नर्वस सिस्टम जो है वो देखा जाता है। इसकी वजह से डैमेजेस क्या आते हैं, तो उन डैमेजेस में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डैमेज करना, आईज को, स्किन, नर्वस सिस्टम, बोन्स, जॉइंट्स एंड हार्ट। तो ये वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इस इन्फेक्ट की वजह से डैमेज होने के चांसेस होते हैं। व्हाट अबाउट द ट्रांसमिशन, तो सिफिलिस जो है इसकी ट्रांसमिशन सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से होती है और इसको भी ट्रीट करने के लिए हमें एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल करना पड़ता है। दैट वाज अबाउट द गोनोरिया एज वेल एज सिफिलिस। रिमेनिंग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस को जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जो नेक्स्ट 2 डिजीजेस जो हैं वो डिस्कस की गई हैं, दैट इज अबाउट द जेनिटल हर्पिस और उसके साथ साथ एड्स। अगर हम जेनिटल हर्पिस की बात करें तो ये एक वायरल इंफेक्शन है जो कि हर्पिस सिंप्लेक्स टाइप 2 जो है इसकी वजह से ये हो रही होती है। इसकी ट्रांसमिशन भी सेक्सुअल कांटेक्ट से होती है और उसके साथ साथ इसके सिम्टम्स देखें तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस जेनिटल सॉरनेस एंड अल्सर इन अफेक्टेड एरिया, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू डैमेज द नर्वस सिस्टम ऑफ द इन्फेंट। तो ये वो बुनियादी पॉइंट्स थे जो कि जेनिटल हर्ब्स में हमें याद रखने चाहिए और विद रेफरेंस टू एमसीक्यू ये पूछे जा सकते हैं। लास्ट डिजीज जो कि मोस्ट कॉमनली जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज समझी जाती है, दैट इज एड्स। एड्स को एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम का नाम दिया जाता है जो कि एक वायरल इंफेक्शन है और इसके लिए जो कॉजेटिव एजेंट है दैट इज एचआईवी जो कि एक स्फेरिकल आरएनए एनवेलप्ड वायरस कंसिडर किया जाता है जिसका साइज जो है अप्रोक्सीमेटली 100 नैनोमीटर तक देखा जाता है। तो ये जो वायरस है जो कि आरएनए एनवेलप्ड और स्फेरिकल वायरस है दैट इज कॉल्ड एज एचआईवी या ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसके केस में होता क्या है कि एचआईवी खास तौर पर इम्यून सिस्टम के सेल्स लिम्फोसाइट और पर्टिकुलरली हेल्पर टी लिम्फोसाइट पे अटैक करता है जिसकी वजह से इम्यूनिटी
की डेफिशिएंसी हो जाती है या इम्यून डेफिशिएंसी आती है, सो इट इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके केस में जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट ये एक टारगेट स्पेसिफिक वायरस है जो कि पर्टिकुलरली इन्हीं सेल्स पे अटैक इस वजह से करता है बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल टू डैमेज द सेल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CD4 रिसेप्टर्स। तो इनके ऊपर, इन सेल्स के ऊपर CD4 रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जिस वजह से इन सेल्स को पर्टिकुलरली अटैक करता है। इसी वजह से इस वायरस को होस्ट स्पेसिफिकली कंसीडर किया जाता है। इसकी ट्रांसमिशन जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकती है, कंटामिनेटेड यूटेंसिल्स को यूज करने से, मिसाल के तौर पर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कंटामिनेटेड यूज किए गए, इसके साथ साथ सिरिंजेस का इस्तेमाल या ब्लेड का इस्तेमाल जो कि कंटामिनेटेड हो, उसकी वजह से ये ट्रांसमिशन हो सकती है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट दैट इज द मोस्ट कॉमन वे फॉर दिस ट्रांसमिशन, और इसकी डिस्कवरी भी पहली दफा होमोसेक्सुअल पेशेंट्स में हुई जिसकी वजह से इसको सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो है वो प्राइमरी काज समझा जाता है फॉर इट्स ट्रांसमिशन। जो इससे अफेक्टेड, इसको वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिसीज कंसिडर किया जाता है। 2019 के एंड तक का डेटा देखें तो अप्रोक्सीमेटली 38 मिलियन पीपल जो है वो इससे अफेक्टेड थे और तकरीबन 26 मिलियन जो है वो सिर्फ अफ्रीकन पॉपुलेशन में थे, और 2020 में अप्रोक्सीमेटली 42 मिलियन पेशेंट्स जो है वो कंसिडर किए जाते हैं जो कि इससे अफेक्टेड हैं। इसकी ट्रीटमेंट देखें तो देयर इज नो क्योर, इसके लिए कोई प्रॉपर जो है वो हमारे पास ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। इसकी ट्रीटमेंट की बजाय हम कहते हैं प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर मतलब कि हमें इसको बचने के लिए, इस डिजीज से जो है वो बचने के लिए ओनली वे जो है दैट इज प्रिवेंशन। तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या यूज किए जा सकते हैं जो कि इसका ट्रांसमिशन के वेज हैं उन्हीं को समझ के, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान ये चेक किया जाए कि जो डोनर है वो एड्स से इन्फेक्टेड तो नहीं है। दूसरे नंबर पे जो यूटेंसाइल्स यूज किए जा रहे हैं वो प्रॉपरली स्टेराइल हैं और उनको जो है वो कंटामिनेशन प्योर किया जा चुका है। इसके साथ साथ अगर जो सेक्सुअल कांटेक्ट है, जो ऑफस्प्रिंग है, जिस काउंटर जो पार्टनर है सेक्सुअल कांटेक्ट के लिए वो अफेक्टेड तो नहीं है। और तीसरे नंबर पे जो लास्ट पॉइंट इसका देखा जाता है वो ये है कि जिस इंडिविजुअल को जो है अगर मदर को ये प्रॉब्लम हो एड्स की तो वो ब्रेस्ट फीडिंग से अवॉइड किया जाता है जो सकलिंग है उसके लिए। तो इसका मतलब ये मुख्तलिफ ऐसे कंडीशंस हैं जिसको एक्वायर करके हम एड्स की कंडीशन से बच सकते हैं। सो एड्स इज वन ऑफ द डेंजरस डिजीज ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। यहां तक आज का हमारा लेक्चर की डिस्कशन